साथी नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश डड़गवे, राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर, जिला निर्वाचन अधिकारी रायपुर की ओर से एक बार फिर आपको मतदान के प्रक्रिया के बारे में कुछ बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, 51 रायपुर नगर दक्षिण में उपचुनाव हो रहे हैं और इसीलिए आप सबकी ट्रेनिंग 51 रायपुर दक्षिण के लिए लगी है। पिछले एक साल में हम लोगों ने 2 चुनाव और करवाए हैं। 2018 में हम लोगों ने विधानसभा का ही करवाया था और फिर अभी ही लोकसभा के चुनाव करवाए हैं। प्रक्रियाएं लगभग वही हैं पूरी की पूरी, तो उसमें कोई बहुत बदलाव नहीं आया है। तो हम सब ने बहुत अच्छे से चुनाव करवाया है और हम लोग उसकी प्रक्रिया से भी परिचित हैं, मशीन से भी परिचित हैं और अब तक चर्चाओं में ये बातें भी आप लोग सुन चुके होंगे कि किस किस प्रकार की गलतियाँ हुई हैं। कुछ तो होती ही हैं, लेकिन उनको कैसे रूल आउट कर सके। तो इस वीडियो का मकसद केवल एक बार सारी चीज़ों को रिफ़्रेश कर लेना है और इसलिए बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा। पुराने वीडियोज़ अभी भी मौजूद हैं, आप उनकी मदद ले सकते हैं, लेकिन रिफ़्रेश करने के लिए ये वीडियो तैयार किया जा रहा है। हम लोग शुरू करेंगे मतदान यानी 13 नवंबर 2024 की तिथि से एक दिन पहले से। 12 नवंबर को शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय सेज बहार से आपको सामग्री वितरण होगा और वहीं आपको 13 तारीख की शाम में मतदान के बाद सारे सामग्रियाँ वापस करनी है। तो जब आप सेज बहार जाएंगे, वहाँ जैसा कि आपको पता है रैंडम तरीके से आपको बूथ अलॉटमेंट होगा और आप ये जान पाएंगे कि आपको किस बूथ पर जाना है। मतदान दल आपका पहले से बन चुका है, मतदान दल का क्रमांक मिल चुका है, उससे आप जानेंगे। उसके साथ ही आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके सेक्टर अधिकारी कौन हैं और आप अपने सेक्टर अधिकारी से संपर्क करेंगे। इस बार सेक्टर अधिकारियों की संख्या 18 से बढ़ा करके 42 की गई है ताकि सुविधा सामग्री लेने वापस करने में तो हो ही, इसके अलावा किसी समस्या के लिए भी या किसी मुश्किल के समय में तत्काल और जल्दी मदद मिल सके, इसलिए सेक्टर ऑफिसर्स की तादाद भी बढ़ाई गई है। तो आप अपने सेक्टर ऑफिसर से संपर्क करेंगे और फिर अपने संबंधित काउंटर पर जा कर के सारी सामग्री लेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, कुछ नंबर्ड आइटम आपको मिलते हैं जिसमें वीवीपैट कैरिंग केस में बंद होगा, कंट्रोल यूनिट कैरिंग केस में बंद होगा और बैलेट यूनिट कैरिंग केस में बंद होंगे। बैलेट यूनिट की संख्या 2 या 3 हो सकती है, इस बात की संभावना है। वो आपको मतदान के लिए जाने से पहले लगभग द्वितीय प्रशिक्षण में पता चल जाएगा कि कितने बैलेट यूनिट्स होनी है। तो बैलेट यूनिट आपको मिलेंगी उसी हिसाब से 2 या 3 जितनी या 1 जितना भी लगना होगा। 3 से ज़्यादा नहीं होगी, ये कंफर्म हो चुका है अभी तक में। इसके अलावा एक थैला मिलेगा जिसमें ढेर सारे प्रपत्र रखे होंगे, स्टेशनरी रखी होगी। एक इस प्रकार का डब्बा होगा जिसमें ढेर सारे सीलिंग मटेरियल, लूज स्टेशनरी, इस जैसी चीज़ें मिलेंगी। सीलिंग का सामान मिलेगा। तो जो कुछ लूज बैलेट पेपर, 20 बैलेट पेपर आपको मिलेंगे निवदत्त मत के लिए। तो जो नंबर्ड आइटम है आपके, वो है पिंक पेपर स्लिप जो काले लिफाफे को सील करने के इस्तेमाल होता है, ग्रीन पेपर सील जो कंट्रोल यूनिट को सील करने के काम आता है, एड्रेस टैग पर्याप्त संख्या में, एक स्पेशल टैग कंट्रोल यूनिट को सील करने के लिए मिलेंगे आपको 3 या 4, लेकिन एक का इस्तेमाल होगा, वो भी नंबर्ड होगा। तो ये जो नंबर्ड हैं ये आप मिला करके देख लेंगे। एक पीतल की सील मिलेगी, वो आपके बूथ के लिए निश्चित होगी, उसको मिला करके देख लेंगे। जो बैलेट पेपर मिलेंगे आपको निवदत्त मत के लिए, वो भी नंबर्ड होंगे। कहाँ से कहाँ तक आपको दिया गया है ये मिला करके देख लें। ये सामग्री आपको देखना है। बाकी सारी स्टेशनरी आप केवल ये देख लेंगे कि आपके पास उपलब्ध हैं या नहीं, पूरे मिले हैं। जो कम या ज़्यादा होगा वो देख लेंगे। कंट्रोल यूनिट ईवीएम लेते समय और वीवीपैट लेते समय आपको ये ध्यान देना है कि बाकी सारी सामग्री आप खोल लें, चेक कर लें, गिन लें, लेकिन इन मशीनों को आप किसी भी स्थिति में जोड़ करके नहीं देखेंगे। बैलेट यूनिट आपको यहाँ और यहाँ से सील करके मिलेगा, आपको वो देखना है। और यहाँ पीछे सीरियल नंबर लिखा हुआ है, ये सीरियल नंबर मिला करके देखना है। ये ध्यान रहे कि कैरिंग केस पे अब सीरियल नंबर नहीं लिखा होता है, इसलिए सीरियल नंबर मिलाने के लिए आपको कैरिंग केस से बैलेट यूनिट को निकालना पड़ेगा। तो दोनों सील और नंबर देख लेंगे। ये भी देख लेंगे इस थंब व्हील से कि उस बैलेट यूनिट का
वही थंब व्हील नंबर है या नहीं, यानी पहला, दूसरा, अगर तीसरा लगता है तो तीसरा बैलेट यूनिट कौन है, ये उस नंबर से भी पता चलना चाहिए। तो वो भी आप मिला करके देख लेंगे। थंब व्हील देख लेंगे 1, 2, 3 क्रमशः हैं या नहीं। और जिस बैलेट यूनिट में पहला मतदाता है नंबर 1, उसका थंब व्हील 01 पे होगा। जिसमें पहला मतदाता 17 है उसका थंब व्हील 02 पे सेट होगा। जिसका पहला मतदाता 33 है उसका थंब व्हील 03 पे सेट होगा। ये आप मिला करके एक बार देख लेंगे। वीवीपैट भी केस से निकाल करके वीवीपैट का नंबर मिला लेंगे और कंट्रोल यूनिट केस से निकाल करके कंट्रोल यूनिट का नंबर मिला लेंगे। इसके बाद वीवीपैट और बैलेट यूनिट अपने अपने कैरिंग केस में डालिए। कंट्रोल यूनिट का केवल पावर स्विच ऑन करके देखेंगे कि यह ऑन या ऑफ हो रहा है या नहीं। एक बार फिर याद दिला दूं कि किसी भी स्थिति में ईवीएम और वीवीपैट तीनों हिस्से एक साथ जोड़ करके ऑन करके नहीं देखना है आपको वहाँ किसी भी स्थिति में। ये पहली बार मॉक पोल के समय ही जोड़े जाएंगे। निर्धारित बस में बैठें, सेक्टर ऑफिसर को सूचना दें, अपने सुरक्षा गार्ड को देखें कि वो आपके साथ है या नहीं। जो निर्धारित बस है उसी में बैठेंगे और सारे दलों के आने के बाद बस आपको आपके मतदान केंद्र पर ले जाएगी। शहरी क्षेत्र है इसलिए कहीं भी जाने में भी आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, न वह पहुँचने के बाद आपको कोई परेशानी होगी। मतदान केंद्र पर पहुंचने के बाद रात में सोने से पहले निश्चित रूप से सारी सामग्रियों को एक बार फिर से मिला लें। एक प्रैक्टिस हमारी होती है, सारे लिफाफे 3 तरफ से सील करके हम लोग रख लेते हैं। जितने प्रपत्र हैं उनको कम से कम हेडर भर करके रख लीजिए। इस बार ध्यान रखेंगे कि आपको जो लिखना है उसमें विधानसभा क्षेत्र का नाम 51 रायपुर नगर दक्षिण और निर्वाचन में लिखेंगे उप निर्वाचन 2024। यह केवल निर्वाचन नहीं लिखा जाएगा, उप निर्वाचन 2024 लिखेंगे। सारे प्रपत्रों पर इस प्रकार हेडर लिख लिया जाएगा। जो कुछ निश्चित संख्या है जैसे मतदाता की संख्या तो आप बैलेट पेपर से मतदाता सूची से मिला करके देख लेंगे कि कितने मतदाता हैं। पुरुष, महिला और अन्य का विवरण फुटर में दिया होता है। मतदाता सूची भी आपको देखनी है कि आपके मतदान केंद्र के लिए जो निर्धारित है वही मतदाता सूची आपको मिली है। तो मतदाता सूची के अनुसार जहाँ पर नियत संख्याएं हैं वो सब आप लोग पहले से लिख करके रख लेंगे और अगले दिन की तैयारी में बैठेंगे। 13 तारीख को आपका काम सुबह से शुरू होगा। मतदान का समय भारत निर्वाचन आयोग ने सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक तय किया है। ये बिल्कुल ध्यान रहे कि 7 से 6 11 घंटे का मतदान का समय है और इसीलिए 90 मिनट यानी सुबह 5:30 बजे मॉक पोल की प्रक्रिया शुरू होगी। मॉक पोल के लिए जैसा कि आप जानते हैं 4 शर्तें भारत निर्वाचन आयोग ने तय की हैं। पहला, कम से कम 2 अभ्यर्थियों के मतदान एजेंट उपलब्ध होना जरूरी है। जरूरी इन द सेंस कि वो आ जाएं, आप उनको पहले से सूचना दे करके रखेंगे। अगर वो बिल्कुल ऐन समय में आते हैं तो उनके नियुक्ति वाली प्रक्रिया आप थोड़ी देर के लिए टाल सकते हैं, लेकिन कागजात उनसे लेकर के रख लें क्योंकि मॉक पोल समय पर शुरू किया जाना जरूरी है। अगर समय रहते आ जाते हैं तो उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया भी पूरी कर लीजिए, या एक दिन पहले आ जाते हैं तो वो भी आप पूरी कर लीजिए और मॉक पोल ठीक 5:30 बजे शुरू कर दीजिए। अगर अभ्यर्थी नहीं आते हैं, कोई एजेंट नहीं आते हैं या केवल एक अभ्यर्थी का एजेंट आया है तो आप अधिकतम 15 मिनट तक यानी सुबह 5:45 तक इंतज़ार कर सकते हैं। उसके बाद आप इंतज़ार नहीं करेंगे, कोई भी एजेंट नहीं होगा तो आप स्वयं से मॉक पोल शुरू कर सकते हैं। तो पहली शर्त यह है कि 2 अभ्यर्थियों के एजेंट, ध्यान रहे 2 एजेंट नहीं 2 अभ्यर्थियों के एजेंट कम से कम होना चाहिए, जिसमें 15 मिनट की छूट है। 15 मिनट के बाद आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा प्रक्रिया से संबंधित मशीन को लेकर के प्रत्येक अभ्यर्थी के बटन को कम से कम एक बार दबाया जाएगा, यानी प्रत्येक अभ्यर्थी को कम से कम 1 वोट दिया ही जाएगा। यहाँ अभ्यर्थी में नोटा शामिल है, ये हमेशा याद रखें। मतदान केंद्र के लिए आपके लिए अभ्यर्थियों की संख्या नोटा सहित ही होगी। कमीशनिंग के बाद हम जब भी अभ्यर्थी की बात करते हैं तो नोटा उसमें शामिल होता है। तो प्रत्येक अभ्यर्थी को कम से कम 1 वोट, कुल मॉक पोल की संख्या कम से कम 50 और सभी अभ्यर्थियों को बराबर वोट।
ये 3 शर्तें अगर आप मिला करके देखेंगे तो केवल 50 वोट हों ये बहुत ज़रूरी नहीं है। अगर 25 अभ्यर्थी होते हैं तो 50 वोट में तीनों शर्तें आपकी पूरी हो जाएंगी, सबको 2-2 वोट मिलेंगे, कम से कम 50 हो जाएगा और सबको इक्वल मिल जाएंगे। लेकिन एक काल्पनिक स्थिति देखें कि केवल 2 कैंडिडेट हैं और एक नोटा मिलाकर के 3 बटन होते हैं तो आपको 51 वोट डालने पड़ेंगे सबको बराबर करने के लिए। 17-17 50 में आप करेंगे तो 2 को 17 और 1 को 16 मिलेगा, तो वो बराबर वाली शर्त पूरी नहीं होगी, तो मिनिमम 50 वाली शर्त पूरी हो जाएगी। तो वो आप पहले से देख लेंगे। जो पीपीटी हमारी प्रक्रिया के उसमें देखेंगे एक रेडी रेकनर डाला हुआ है कि कितने अभ्यर्थी होंगे तो कितने वोट मिनिमम डालने हैं और सबको बराबर कितने पड़ेंगे। यह ज़रूर ध्यान रखें कि अगर एजेंट्स से वोट डलवा रहे हैं तो उनकी प्रवृत्ति होगी अपने ही अभ्यर्थी को बार बार या ज़्यादा वोट देने की या दूसरों को वोट न डालने की। तो मतदान दल के सदस्य भी ये तय कर सकते हैं कि सबको बराबर बराबर वोट मिले। जो मॉक पोल के लिए तैयारी आपको करनी है वो ये कि ठीक उसी प्रकार मशीन लगाई जाए जैसे एक्चुअल मतदान में होगी, यानी कंट्रोल यूनिट बाहर मतदान अधिकारी क्रमांक 3 की जगह पर होगा। मतदान कक्ष के भीतर बाएं हाथ पे जैसे मैं खड़ा हूँ वीवीपैट रखा जाएगा। उसके बाद बैलेट यूनिट होगा। वीवीपैट के बाद उसके दाहिने जैसे मैं खड़ा हूँ तो मेरे दाहिनी ओर BU1 होगा, उसके बाद BU2 BU3 इसी क्रम में रखा जाएगा। अभी मैंने इसको इसलिए हटा दिया था कि आपको भ्रम ना हो, अभी केवल रखने के लिए यहाँ पर रखा हुआ है। या मैं इसका क्रम बदल देता हूँ तो आपको सहूलियत होगी समझने में। ये मतदान कक्ष के बाहर कंट्रोल यूनिट, ये वीवीपैट BU1 अगर और BU2 BU3 इस क्रम में रखे जाएंगे। जोड़े जाने का क्रम यही है, BU3 BU2 से, BU2 BU1 से और BU1 वीवीपैट से जोड़ा जाएगा, वीवीपैट कंट्रोल यूनिट से जोड़ा जाएगा। इसी क्रम में रखे जाएंगे। मॉक पोल शुरू होने के पहले सबसे पहले आप क्लोज बटन दबा करके देख लें कि मशीन में कोई वोट नहीं पड़ा हुआ है, वो ज़ीरो दिखा रहा है। एजेंट्स को भी दिखा दें कि ज़ीरो है। हम लोग पहले से एक चार्ट बना लेते हैं, सभी अभ्यर्थियों के नाम होते हैं उसमें, या क्रमांक लिख लीजिए और कौन से नंबर का वोट किसको डाल रहे हैं लिखते जाइए, पहला दूसरा तीसरा। एक सलाह ये है कि किसी निश्चित क्रम में वोट मत डालिए, रैंडमली डालिए, आखिर में सबको बराबर बराबर कर दें तो उससे मशीन सही काम कर रही है और रैंडम वोट भी लेती है, ये भी साबित हो जाएगा। एजेंट सेटिस्फाई होंगे, लार्जर लेवल पे आम जनता को विश्वास होगा कि हमारी मशीन सही है और आप ये मान करके चलेंगे कि जिस मशीन से आप मतदान करा रहे हैं वो सही है। निश्चित संख्या में वोट डल जाने के बाद जो एक गलती बहुत बार होती है, या तो मतदान अधिकारी क्लोज बटन दबाना भूल जाते हैं या फिर वीवीपैट से पर्चियां निकालना भूल जाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है कि हम एक प्रक्रिया शुरू करते हैं और रिजल्ट मिल जाता है और दूसरे को छोड़ देते हैं, समय होने लगता है तो सीलिंग में चले जाते हैं। मैं एक सुझाव ये दूंगा कि सबसे पहले मॉक पोल पूरा हो जाने के बाद, मान लीजिए आपने 55 वोट डाले, सबको बराबर हो गया, मिनिमम 50 की शर्त पूरी हो गई, सबको 5-5 वोट मिल गए, एक काल्पनिक बात मैं कर रहा हूँ, 55 वोट हो गए। उसके बाद सबसे पहले क्लोज बटन दबाइए, उसके बाद कंट्रोल यूनिट को छोड़ दीजिए, वीवीपैट में जाइए, वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स से सारी पर्चियाँ निकाल लीजिए, सारी पर्चियों को गिन लीजिए, कैंडिडेट वार छांट करके उनकी गिनती कर लीजिए कि बराबर हैं कि नहीं, जितने आपने डाले थे उतने मिले कि नहीं, उसको एक कागज़ पर लिख लीजिए। उसके बाद कंट्रोल यूनिट में रिजल्ट बटन दबाइए और वहाँ से मिला लीजिए। ये मॉक पोल के प्रमाण पत्र में प्रत्येक अभ्यर्थी को मिलने वाले मतों की संख्या जो है वहाँ पर इसकी एंट्री की जाएगी, कंट्रोल यूनिट से कितने मिले, वीवीपैट में कितने मिले, तो सब बराबर आएंगे और उस पर एजेंट्स के हस्ताक्षर कराइए, अपने हस्ताक्षर कीजिए, उसको रख लीजिए। इसके बाद वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स को आपने पहले ही खाली कर लिया था, वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स को सील कर लीजिए। कंट्रोल यूनिट में आपने सबसे पहले क्लोज कर लिया था, उसके बाद आपने रिजल्ट देख लिया है, अब आप उसको क्लियर कर दें, क्लियर कर देंगे और मशीन के सीलिंग की प्रोसेस आप शुरू कर देंगे। सीलिंग के लिए एक अगले हिस्से में हम लोग एक और वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। तो ऐसे आपका मॉक पोल पूरा होगा। पहले क्लोज बटन दबाने और फिर वीवीपैट से पर्ची निकालने में दोनों गलतियां आपकी बच जाएंगी। एक बार आपने मशीन क्लोज कर ली है तो रिजल्ट देखे बगैर और क्लियर किए बगैर आप मतदान 7 बजे शुरू करवा ही नहीं पाएंगे। तो अगर आपने क्लोज कर लिया है तो ये रिस्क नहीं रहेगा कि पिछले मतदान से आगे ही आप चलते चले गए। अगर आपने केवल वीवीपैट की पर्चियाँ निकाली, क्लोज करना भूल गए, तो वीवीपैट की पर्चियों से आपको परिणाम मिल गया, आपने उसको लिख दिया
और भूल गए कि मशीन क्लोज नहीं हुई है, या मशीन आपने क्लोज कर ली, फिर वहीं से रिजल्ट देखा, वहीं से क्लियर किया और आप भूल गए कि वीवीपैट से पर्चियाँ निकाल ली, रिजल्ट मिला हाँ बराबर हो गया, तो कंट्रोल यूनिट को क्लोज करें और वीवीपैट से पर्चियाँ निकाल करके गिने। तो मशीन अगर क्लोज हो गई है तो आपको आगे की कार्रवाई करनी ही पड़ेगी, नहीं तो आप वोट नहीं डलवा पाएंगे। ठीक 7 बजे आप मतदान शुरू होने की घोषणा करते हैं और घोषणा के बाद मतदाता रजिस्टर प्रारूप 17 क पर सबसे ऊपर एक प्रमाण पत्र देते हैं कि हमने टोटल बटन दबा दिया था और दबा करके देख लिया कि मशीन में कोई वोट नहीं है, और एजेंट्स को भी दिखलाया। इस पर पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी क्रमांक 1 दोनों हस्ताक्षर करेंगे। यहाँ के बाद आप मतदान शुरू कर लीजिए। ऐसा करने से फ़ायदा ये होगा कि आपको याद रहेगा कि आपको टोटल बटन दबा करके देखना, और टोटल बटन दबा करके आप ये निश्चिंत हो पाएंगे कि हाँ आपने वाकई डाटा क्लियर कर लिया था। एक अपवाद स्वरूप इवेंट मान लें थोड़ी देर को, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन आपने मशीन को क्लियर नहीं किया था, आपने जैसे ही टोटल बटन दबाया आपको उसमें 55 वोट दिखाई दिए, आपको समझ में आ जाएगा ये क्यों दिख रहा है। आपने मशीन सील कर ली है, यह एक्सेप्टेबल नहीं है, इसके बावजूद यह एडवाइजेबल ज़रूर है कि उस वक्त भी तत्काल सील खोलें, वापस मशीन को क्लियर करें, दोबारा से सील करें, एजेंट्स के हस्ताक्षर कराएं और पीठासीन अधिकारी की डायरी में इसका जिक्र करें। मतपत्र लेखा में भी ग्रीन पेपर सील में क्षतिग्रस्त में 1 का उल्लेख करें और किसका इस्तेमाल किया गया उसका उल्लेख करेंगे। यह होना नहीं चाहिए, एक उपाय मिल गया इसलिए ऐसा कर दिया जाए, जरूरी नहीं है, लेकिन जैसे ही पता चले तो मतदान पूरी तरह से रोक देने या मशीन बदल देने से बेहतर है कि इस उपाय को कर लिया जाए। एक मशीन बदल देना बहुत आसान होता है, लेकिन हर बदली हुई मशीन के आगे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, उसमें यह भी जवाब देना पड़ता है कि मशीन क्यों ख़राब हुई थी। तो उससे बचने का एक तरीका ये हो सकता है। फिर भी वहाँ मौजूद सेक्टर अधिकारी से आप इसकी मदद ले लें कि इसमें क्या किया जाना ठीक रहेगा। मतदाता आपके पास जैसे ही आता है आप उसकी पहचान करेंगे, यानी मतदान अधिकारी क्रमांक 1 उसके परिचय पत्र से उसकी पहचान इस्टेब्लिश करेगा, उसका नाम भी पूछेगा, चेहरा मिला करके देखेगा और फिर मतदाता सूची में उसके नाम के आगे टिक लगाएगा। यदि महिला है तो गोल घेरा लगाएगा और यदि अन्य है तो उस पर एक स्टार बनाएगा। इसके साथ ही एक अलग शीट में भी वो मेंशन करेगा कि कितने पुरुष, कितने महिला और कितने अन्य मतदाता वोट डालने के लिए आए थे। तो वहाँ पर भी वो लगातार निशान लगाता जाए कि कितने लोग आगे। हम लोग एक रेडीमेड शीट देते हैं जिस पर सारी संख्याएं लिखी होती हैं, उसको केवल काटते जाना होगा ताकि हर 2 घंटे पर सेक्टर अधिकारी जब रिपोर्ट लेने के लिए आए तो वहीं से देख करके तुरंत बताया जा सके कि अब तक कितने लोग हो चुके हैं। यहाँ होने के बाद वो मतदाता को मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के पास भेजेगा। मतदान अधिकारी क्रमांक 2 रजिस्टर में उस व्यक्ति के मतदाता क्रमांक की एंट्री करेगा, उससे हस्ताक्षर लेगा, उसका नाम लिखेगा, हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान, अंगूठा यानी हमेशा LTI लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होता है, और फिर जो पहचान पत्र वो दिखा रहा है उस पहचान पत्र का के अंतिम 4 अंक लिखेगा। यदि वो मतदाता पहचान पत्र दिखा रहा है तो केवल EP लिखा जाएगा, अन्य पहचान पत्रों के लिए अंतिम 4 अंक लिखे जाएंगे। ये हमेशा याद रखें कि मोबाइल में आई कार्ड अलाउड नहीं है, और वो इसलिए अलाउड नहीं है क्योंकि मोबाइल ही अलाउड नहीं है। अगर आप मोबाइल अंदर नहीं लेकर के आ सकते हैं तो इसमें पहचान पत्र लेकर के कैसे आएंगे। इसलिए हमेशा हार्ड कॉपी के लिए इंसिस्ट करें। आप एक को छूट देंगे तो दिन भर कतार लगी रहेगी और इसी बहाने लोग मोबाइल लेकर के भीतर आएंगे। किसी ने कोई फ़ोटो ले ली तो फिर आप मुश्किल में पड़ेंगे कि मोबाइल भीतर कैसे आए। इसलिए बिल्कुल उसकी इजाज़त न दें। आप सीधा कह दें कि हम मोबाइल में कोई डॉक्यूमेंट देखेंगे ही नहीं और हम मोबाइल लेंगे ही नहीं। हाँ, आपको खड़े होकर के रोकना नहीं है कि मोबाइल लेकर के नहीं आओ, लेकिन मोबाइल कम से कम जेब से कोई नहीं निकालेगा। जो एजेंट्स अंदर बैठेंगे उनको तो मोबाइल लेकर के बैठने ही मत दीजिए किसी भी स्थिति में, क्योंकि वो आपके लिए समस्या खड़ी कर सकते हैं अगर उनके पास मोबाइल हुआ तो। वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप जो BLO बांटता है वह पहचान पत्र नहीं है। पहले लोग पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल कर लेते थे, इसलिए उस पर से फ़ोटो हटा ही लिया गया है, इसलिए वो आप किसी भी स्थिति में पहचान पत्र नहीं है। दिन भर इस प्रकार मतदाता आपके पास आएंगे और उसी क्रम से वोट डालते जाएंगे। पर्ची मतदान अधिकारी क्रमांक 2 रजिस्टर में एंट्री के पहले बाएं हाथ की तर्जनी पर उसकी स्याही लगाएगा, उसको एक मतदाता पर्ची देगा,
वहाँ से वो मतदान अधिकारी क्रमांक 3 के पास जाएगा। मतदान अधिकारी क्रमांक 3 वह पर्ची लेगा, बैलेट बटन दबा करके कंट्रोल यूनिट से बैलेट जारी करेगा, मतदाता को मतदान कक्ष में भेजेगा। मतदाता बैलेट यूनिट पे अपने पसंद के अभ्यर्थी पर मतदान करेगा, बटन दबाएगा, वीवीपैट में पर्ची गिरते देखेगा, एक बीप की आवाज़ आएगी और उसके बाद कंट्रोल यूनिट में लाल बत्ती बंद हो जाएगी। इसके बाद फिर इसी क्रम से अगले मतदाता को मतदान अधिकारी क्रमांक 3 मतदान कक्ष में जाने देगा। शाम 6 बजे या फिर अगर आपने पर्ची बांटी है तो उसके बाद अंतिम मतदाता के बाद सबसे पहले कंट्रोल यूनिट में क्लोज बटन दबाएं ताकि मतदान बंद हो जाए। मतदान बंद होने का समय वही होता है जिस वक्त आपने क्लोज बटन दबाया है। और क्लोज बटन दबा देने से आपको एक, अगर आपने पर्चियां बांटी हैं तो एक फ़ायदा ये होगा कि दौड़ता हुआ कोई व्यक्ति आ जाए कि हम भी लाइन में लग गए, थोड़ी देर हो गई लाइन वाले को, तो आप वोट देने ही दे रहे हैं। ये हमेशा याद रखें कि 6 बजे जो आपके यहाँ लाइन में लगे हुए थे, आप पर्चियाँ केवल उनको बांटते हैं। उनके आते आते तक 6:15 बज गया और कोई व्यक्ति दौड़ के आ जाए कि लाइन अभी ख़त्म नहीं हुई है, तो उसकी इजाज़त नहीं है, क्योंकि 6 बजे वो लाइन में नहीं खड़ा था। इसके अलावा पर्चियों की गिनती पीछे से शुरू करते हैं, 1 नंबर सबसे पीछे होगा, इसलिए उसके बाद आप कोई पर्ची 0 नंबर की दे भी नहीं सकते। और अगर आपने उसके बाद 1 नंबर की पर्ची आने के बाद क्लोज बटन दबा दिया तो फिर आप किसी भी मतदाता को कह सकते हैं कि भाई अब तो मशीन क्लोज हो गई, इसलिए हम कुछ कर ही नहीं सकते, वोट नहीं डलेगा। तो आखिरी मतदाता के आने के बाद क्लोज बटन दबा दीजिए, मशीन आपकी बंद हो गई, आप निश्चिंत हो गए कि अब इसमें ना तो कोई दबाव डाल सकता है ना कोई गलती से वोट डाल सकता है। फिर बाकी की प्रक्रियाएं शुरू करेंगे। सारे प्रपत्र आप सही ढंग से भरें, उनको सही लिफाफों में भरें। रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा फॉर्म 17C बहुत ध्यान से भरें, कार्बन पर ही बनाएं, या अगर आसपास फ़ोटोकॉपियर अवेलेबल हो तो भले ज़्यादा, अगर एजेंट्स मौजूद हैं तो फ़ोटोकॉपी उनकी करवा लें। ये हमेशा याद रखें कि हर अभ्यर्थी के एजेंट को प्रपत्र 17C दिया ही जाना है, इसलिए सबको आप देंगे और उनसे पावती लेंगे। ये नहीं कि वो मांगेगा तब देंगे, आपको देना है। वह मना करेगा तो आपको डिटेल लिखनी है कि किसने लेने से इनकार किया था, तो वो उनको दी ही जाएगी। और इसीलिए ये हमेशा याद रखें कि पीठासीन अधिकारी की डायरी में आपने कहीं कोई डाटा गलत कर दिया है तो यहाँ पर सामग्री लेते समय उसको सुधरवाया जा सकता है, कोई बात सुधरवाई जा सकती है, लेकिन रिकॉर्ड किए गए मतों के लेखे में किसी भी प्रकार का फेरबदल संभव नहीं है, क्योंकि उसकी कॉपी एजेंट्स को दी जा चुकी है। एजेंट्स के माध्यम से वो कैंडिडेट्स के पास पहुँच जाती है, उसमें हम किसी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकते हैं। यहीं पर एक चीज़ ध्यान दिलाऊँगा कि 17C में पेपर सील जिसका इस्तेमाल किया गया उसकी संख्या लिखनी होती है। यहाँ पेपर सील का मतलब है ग्रीन पेपर सील, जिससे कंट्रोल यूनिट को सील किया गया है। ये बिल्कुल ध्यान रहे, कभी ध्यान नहीं देने के कारण या लापरवाही के कारण पिंक पेपर सील का नंबर लिख देते हैं, कभी एड्रेस टैग का नंबर लिख देते हैं, कभी स्पेशल टैग का नंबर लिख देते हैं, किसी ने तो कंट्रोल यूनिट का नंबर लिख दिया था एक बार। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वह पेपर सील है, यानी ग्रीन पेपर सील है, उसी का नंबर लिखा जाएगा। तो सीलों का विवरण देते समय भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप किसका इस्तेमाल कर रहे हैं। सभी मशीनों को अपने कैरिंग केसेस में डालेंगे। कैरिंग केस को भी आपको एड्रेस टैग से सील करना है, इसलिए ये बिल्कुल ध्यान रहे कि कंट्रोल यूनिट के कैरिंग केस पर कंट्रोल यूनिट का ही नंबर लिखा जाए, बैलेट यूनिट के कैरिंग केस पर बैलेट यूनिट का ही नंबर लिखें और सील करें। इन सब पर एजेंट्स भी दस्तखत करते हैं। हम अगर पहले से तैयार कर लिए होते हैं तो कई बार ये गलती हो जाती है कि बैलेट यूनिट का एड्रेस टैग वीवीपैट पर लग गया, वीवीपैट का एड्रेस टैग कंट्रोल यूनिट पर लग गया, और काउंटिंग के समय फिर बड़ी परेशानी होती है और आरोप लगता है कि मशीन से छेड़छाड़ की गई है। तो मशीन को सील कर लें, सारे प्रपत्र भरें, प्रपत्रों को उनसे संबंधित लिफाफों में डालें, क्योंकि हर लिफाफे पर लिखा हुआ है कि उसमें कौन सा कागज़ रखा जाएगा, और फिर हर बड़े लिफाफे में लिखा हुआ है कि कौन सा लिफाफा उसमें रखा जाएगा, और वो सील बंद होगा, केवल बंद होगा या खुला रहेगा। तो बहुत सरल है, ज़रा से ध्यान दे करके और ज़रा से शांत मन से आप करेंगे तो बड़ी आसानी से आपकी पूरी सामग्री सील हो जाएगी, पैक हो जाएगी, और आप बहुत आराम से काम ख़त्म करके आ सकते हैं, बिना घबराए हुए और बिना हड़बड़ी के अपना काम पूरा करें। बस आने की प्रतीक्षा करें। ये हमेशा ध्यान रखें कि शहरी क्षेत्र है तो अपने साधन का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे, निर्धारित वाहन में जाएंगे और उसी वाहन से आप लौटेंगे। सामग्री वितरण केंद्र पर संग्रहण केंद्र पर आने के बाद अपने निर्धारित टेबल पर जाएं
और अपनी सामग्री जिस तरह से मांगी जा रही है उस प्रकार से वापस करें। तो उसको सेकेंड ट्रेनिंग के समय में आपको और बताएंगे, हो सकता है उसके लिए भी वीडियो रिकॉर्ड होगा, तो उसको आप देख लेंगे कि किस प्रकार आप पैक करेंगे और किस प्रकार सामान जाएगा। धन्यवाद।